नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। दोस्तों, हर जगह एमएसएमई। सरकार भी एमएसएमई को ये दिया, एमएसएमई को वो दिया, एमएसएमई के लिए इतने लाख करोड़ का लोन, एमएसएमई के लिए इतना इंटरेस्ट सबवेंशन। कौन है ये एमएसएमई? क्या मेरा बिजनेस भी एमएसएमई के लिए क्वालिफाइड होता है? क्या मुझे भी ये सब फायदे मिल सकते हैं? और अगर हाँ, तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना? और दोस्तों, एक और चीज, जिन्होंने भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उन्होंने अगर किसी को भी कोई माल बेचा है या कोई सर्विस दी है तो उसको उसका पेमेंट 45 दिन में ही करना होता है। और अगर 45 दिन में नहीं किया तो उसको भारी इंटरेस्ट देना होता है। और अगर ये भी नहीं चुका पाया तो इसके लिए एक पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म है, आप उसमें जाके केस फाइल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग इस एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में, और ये 45 दिन का जो फायदा है उसको कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे नई वीडियो आएगी तब आपको पता चल जाए। दोस्तों, सरकार ने छोटे उद्यमों को फायदा पहुंचाने के लिए 2006 में एक कानून बनाया। उस कानून के अंतर्गत इन्होंने जितने भी सारे छोटे उद्यम हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहला माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो के अंदर उन्होंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीनरी वगैरह लाए हैं, उन्होंने उसमें 0 से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा किया है और उनका टर्नओवर 0 से 5 करोड़ तक का है। और बाद में उन्होंने स्मॉल कैटेगरी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़ तक का है प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक का है। फिर उन्होंने मीडियम कैटेगरी में डाला गया जिनको इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और जिनका टर्नओवर 50 से 100 करोड़ तक का है। तो कुल मिला के दोस्तों, बात यह है कि जिनका भी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे नीचे का है और जिन्होंने भी प्लांट और मशीनरी वगैरह में 20 करोड़ या उससे कम का खर्चा कर रखा है, तो वो सारे एमएसएमई में है। अब वो बात अलग है कि कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन वो सारे एमएसएमई में कैटेगराइज होंगे। ये डेफिनेशन अभी इकोनॉमिक पैकेज के दौरान ही चेंज की गई थी। और अगर आपने इकोनॉमिक पैकेज के वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब दोस्तों, जब आपको पता लग गया कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है और आपके प्लांट और मशीनरी में भी आपने 20 करोड़ से कम का खर्चा कर रखा है, तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेना एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जनरेट होकर आपके पास आएगा। ऑनलाइन कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फॉर्म वगैरह किस तरह से फिलअप करना है ऑनलाइन, आइए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ये सामने भी जो है वो दिख रही है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद में एंटरप्रेन्योर का नाम। इसका मतलब जैसा नाम आधार कार्ड में दिया गया है वैसा का वैसा नाम ही आप यहाँ डालेंगे। पहले अगर सरनेम है तो पहले सरनेम डालनी है, फादर नेम है तो फादर नेम, आपका खुद का फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम डालना। तो जैसा नाम आधार कार्ड में है उस तरह का नाम आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आपको एक ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है और फिर वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे या फिर अपने कहीं पे पोस्ट ऑफिस या बैंक पे जाके आपका मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन एक ये है कि भाई यहाँ पे क्लिक करके आपको दूसरे पैन कार्ड के थ्रू भी आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पैन कार्ड की स्कैन कॉपी आपको 50 KB में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद भी सेम ऑप्शन वैलिडेट का रहेगा, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, बड़ा सा पेज खुलेगा। मैंने एक पार्ट लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। सबसे पहले यहाँ पे जो आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर का नाम है जो आपने पहले डाला था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई आपने अभी तक कितनी एमएसएमई रजिस्टर कर रखी है। अगर आपने जितनी कर रखी होगी तो उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं कर रखा है तो कुछ नहीं आएगा। फिर आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC ST OBC कौन, फिर जेंडर में मेल या फीमेल जो है वो, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको एंटरप्राइज का नाम यहाँ डालना है। इसका मतलब आप किस नाम से धंधा चालू करना चाहते हो।
मतलब जो आप नाम रखना चाहते हो अपने धंधे के लिए वो आप नाम यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, मतलब आप एक प्रोप्राइटर फर्म है, आप एक कंपनी है, आप एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, किस तरह के आप ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ड्रॉप डाउन मेनू से इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये पूछा जाएगा आपके प्लांट की लोकेशन कौन सी है। प्लांट की लोकेशन कौन सी है? प्लांट की लोकेशन में वो जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कोई प्रोडक्ट। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिशियल एड्रेस दोनों एक ही है तो आपको एक ही एड्रेस डालना है, प्लांट में भी और ऑफिशियल में भी। सर्विस वालों के लिए जनरली ऑफिस का एड्रेस ही रहता है, तो ये आप प्लांट में भी वही चीज़ डाल सकते हो। और ऑफिशियल एड्रेस में अगर आपका जो कम्युनिकेशन के लिए जहाँ पे आपका पेपर वर्क वगैरह होता है वो वाला एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में आपको स्टेट और सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है, अपना पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एकदम सही से और जो सही है वही डालना है। ईमेल एड्रेस पे बाद में आपको जो सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम है वो भेजा जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ें दोनों चेक करके ही डालनी है। उसके बाद में आपने अपना बिजनेस कब से चालू किया है उसकी डिटेल डालनी है, यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है। और अगर आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन पहले ही कोई ले लिया है इसमें उद्योग आधार में, तो आपको उसका नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। बैंक अकाउंट में आपका जो करंट अकाउंट होगा वो उसकी डिटेल डालनी है, उसके अंदर IFSC कोड और बैंक अकाउंट का नंबर, दो चीज़ें डालनी रहेंगी। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विस करेंगे। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज अगर आप देंगे तो सर्विस। उसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आप किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, किस तरह की सर्विसेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट है इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप 2 डिजिट का सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी और सब कैटेगरी खुलेगी, तो फिर आप 4 डिजिट का भी कर सकते हैं, फिर 4 के बाद में और आपकी सब कैटेगरी खुलेगी तो 5 का भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, वो PDF में खुल सकती है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सीधा आप Ctrl F करके अपना जो भी आइटम है आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं वो सर्च कीजिए और उसमें से जो बेस्ट हो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद में आपने कितने व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस में लगा रखे हैं आपके साथ, और इन्वेस्टमेंट आपने कितना कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी में। और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मतलब कि भाई खाली आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है वही लिखनी है, उसके ऊपर और कोई भी खर्चा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फिटिंग और भी कोई दूसरे ऐसे खर्चे वो सब इंक्लूड नहीं करने। तो खाली मशीन में कितना खर्चा हुआ है वही यहाँ पे डालना है, वो भी लाख में डालना है। अगर 1 लाख का हुआ तो 1 लाख, 2 लाख का हुआ तो 2, मतलब 1 का हुआ है तो 1 ही लिखना है, 2 लाख का हुआ तो खाली 2 लिखना है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये वही है जो आप जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपका प्लांट है, तो ये ऑटोमेटिक लगभग आ जाएगा। फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट क्लिक करते ही आपको फिर से OTP के लिए पूछेंगे और OTP आपके मोबाइल पे आएगा, वो OTP आपको डाल देना है। कैप्चा कोड है, वेरिफिकेशन भी आपको डाल देना है। दोस्तों अब जब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जब भी आप किसी को माल बेचेंगे तब आपको 15 दिन तक इंतजार करना है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने उसको कुछ शॉर्टर पीरियड का टाइम दिया है। अगर आपने कहा है कि 10 दिन में बता दीजिए अगर कोई माल में गड़बड़ी है तो आप वापस बेच सकते हैं, तो उन्होंने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पेमेंट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, तो 15 दिन का उनके पास टाइम है। अगर 15 दिन में वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने माल रख लिया है और उनको पेमेंट देना पड़ेगा। एक बार आपने माल भेजा, 15 दिन का पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसको 45 डेज का टाइम मिलेगा कि भाई आप पेमेंट दे दो। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास कोई टर्म्स एंड एग्रीमेंट हुए हैं कि भाई 30 दिन में ही पेमेंट देना है या 15 दिन में ही पेमेंट देना है, तो अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हुआ है तो आपको 45 दिन का। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आप जब भी किसी के साथ ये डिस्कस करोगे भाई कितने दिन में पेमेंट देना है, तो वो 45 दिन से ऊपर कभी नहीं होगा। 45 दिन से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप चाह के भी किसी को 60 दिन की मोहलत नहीं दे सकते, तो 45 दिन में आपके पास पेमेंट आना चाहिए। 45 दिन में अगर आपके पास पेमेंट नहीं आता है तो आप उससे इंटरेस्ट वसूल कर सकते हो। इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी? जो भी बैंक की रेट रहेगी। इसका मतलब जो भी RBI बैंकों को लोन जिस रेट पे दे रहा है उसका 3 गुना आपको ब्याज उससे लेना है। और अगर आप वो भी नहीं चुकाता, ना ब्याज देता है ना पेमेंट की अमाउंट देता है, तो आप MSME समाधान ऑनलाइन वेबसाइट है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। फिर वो लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से पेमेंट
लेना है और किस तरह से आप दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाना है। और एमएसएमई में केस फाइल करने के बाद में 90 दिन का उनके पास टाइम रहता है इसको समाधान करने के लिए। और दोस्तों, जो माल खरीदते हैं एमएसएमई से, उनके लिए कुछ खास बातें। जो भी एमएसएमई से माल खरीदते हैं, तो अगर उन्होंने कोई उसको पेमेंट मतलब 45 डेज के बाद अगर कोई पेमेंट दिया है और इंटरेस्ट के साथ दिया है, तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई कितना इंटरेस्ट उसने दिया है। और जितना इंटरेस्ट उसने एमएसएमई को दिया है 45 डेज के पेमेंट करने के बाद, वो उसको एक्सपेंस में छूट उसको नहीं मतलब एक्सपेंस में वो क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब इनकम टैक्स में ये जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है जो आपने एमएसएमई को दिया है 45 डेज के बाद में, वो आपको इंटरेस्ट में एक्सपेंस नहीं मिलेगा। मतलब जो खरीदेगा उसको एक ये नुकसान है। और अगर आप ये चीज़ ऑडिट में रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो 10,000 रुपये तक का फाइन भी आपको लग सकता है। जो भी लोग ऑडिट के केस में हैं उन लोगों के लिए ये प्रोविजन है। तो दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।